हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग लगातार एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं पीवाईक्यू सेक्शन 15 पर। 14th तक कंप्लीट हो गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम लोग डिस्कशन किए हैं मिलके। तो आज हम लोग 15th पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए आज का काम। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है क्या है, देखिए। द इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a cos x प्लस b sin x इज ऑफ द फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन जो है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इंटीग्रेशन आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है। कहता है कि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आएगा। और तब नीचे में कुछ बातें पूछा गया है। सबसे पहला बात पूछा गया है कि बताइए इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है उसमें जो आर दिखाई दे रहा है उस आर का वैल्यू क्या होगा, फिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ये सब बातें आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सवाल को बनाने का एक प्रॉपर लंबा चौड़ा मेथड होता है, लेकिन हम उस मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, हम जितना कोशिश हो छोटे मेथड की तरफ चलेंगे। तो एक काम करते हैं, जब फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो हम लोग को पता है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। इस रिजल्ट को जो इंटीग्रेशन आया है ये वाला रिजल्ट, इसको हम डिफरेंशिएट करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने सारे बात जो है क्लियर हो जाएगा। शुरू करें। आइए, तो रिजल्ट क्या है बच्चों हमारा, सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट जो है हमारा 1/r log ln का मतलब बच्चों log tan x प्लस अल्फा बाई 2, यही है। चलिए हम लोग चेन रूल के अनुसार इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो करिए बच्चों आप लोग इसको डिफरेंशिएट, है ना, फटाफट कर लीजिए। तो 1/r तो इसमें हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा 1/r। लॉग का डीसी, लॉग अपने आर्ग्यूमेंट को पलट देता है, हम लोग को पता है। तो ये 1/tan x प्लस अल्फा बाई 2 हो जाना है। ठीक है, फिर लॉग के बाद चेन रूल के में पहुंचेंगे तो tan से मुलाकात होगा। tan का होता है सेक स्क्वायर x प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। फिर उसके आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट में x प्लस अल्फा बाई 2 है तो x प्लस अल्फा बाई 2 में x बाई 2 बनेगा, एक अल्फा बाई 2 बनेगा। तो x बाई 2 में 1/2 कांस्टेंट, x का डीसी हो जाएगा 1 और अल्फा बाई 2 तो कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। हो गया। तो चलिए थोड़ा आगे सॉल्व किया जाए। क्या है ये 1/r इंटू 1/tan को हम कॉट बोल सकते हैं और कॉट का फॉर्मूला हम आसानी से कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर भी और लिखावट पर भी। ठीक है, सेक स्क्वायर को 1/cos² लिख सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस अल्फा बाई 2 और बगल में जो कहानी है वो 1/2 वाली है। सही है। आइए आप गौर से देखिए, एक कॉस ये वाला, एक कॉस इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आपको पूरा ऊपर में 1 दिखेगा, नीचे में r इंटू 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 दिखेगा। यस सर सही बोल रहे हो। थोड़ा और ध्यान लगाओगे तो एक फॉर्मूला दिखाई देगा। क्या बच्चों,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन टू थीटा। देख लीजिए यहां पर अगर हम इसको थीटा मान के देख लें, ये थीटा तो ये भी थीटा अगर हम मान लें तो फॉर्मूला पर एकदम दिख रहा है। तो 1/r टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन टू थीटा। तो टू थीटा, थीटा के जगह पर जो है बच्चों अगर उसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ x प्लस अल्फा ही बचेगा। क्या लगता है? जी सर। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। 1/r और ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, लगा दीजिए। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। होता है क्या? ये भी सर सही लिख रहे हो। थोड़ा और आगे चले तो हमें पता चलेगा कि 1/r कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स अब प्लस थोड़ा सीधा करके लिख रहे हैं आर साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। दिखा? चलिए एकदम गौर से देखिए यहां पर, यहां तो समझ में आ गया। मतलब हमने इंटीग्रेशन के रिजल्ट को डिफरेंशिएट किया। अब इसको कंपेयर करिए तो क्वेश्चन से, आइए तो क्वेश्चन से कंपेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो कॉस है उनके कॉफिशिएंट को ए कहा गया है। जो कॉस है उनके कॉफिशिएंट को ए और जो साइन है उसके कॉफिशिएंट को बी कहा गया। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? कॉस के कॉफिशिएंट को ए और साइन के कॉफिशिएंट को बी। तो आइए तो यहां पर तो कॉस का यहां है कॉस, तो इनका जो कॉफिशिएंट है आर साइन अल्फा उसे हम ए मानेंगे तो ए इक्वल टू आर साइन अल्फा हो जाएगा। और साइन का कॉफिशिएंट बी मानेंगे यानी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आर कॉस अल्फा हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर यहां तक? हाँ सर यहां तक तो क्लियर लग रहा है। आइए चलिए सब यहां तक तो बिल्कुल बात सही है। अब पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया, चलिए उस बात पर आते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि बताइए आर का वैल्यू क्या होगा। ये आर का वैल्यू हमसे पूछा है। तो चलिए कैसे निकलेगा आर, यहां से आइए तो मुलाकात करते हैं कैसे निकलेगा आर, है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा यहां से आर। ठीक है, क्या लगता है यहां से आर निकालने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। यहां स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहां स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। दोनों में से अगर आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा जिसका वैल्यू 1 होता है। यानी आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर को हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कह ही सकते हैं, है ना। यानी आर का वैल्यू हमें सॉल्व हो गया। तो आइए मुलाकात करिए, आर हमारा कहाँ है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, अल्फा निकालिए। तो चलिए आइए अल्फा कैसे निकलेगा उससे भी मुलाकात करते हैं, है ना। कैसे निकलेगा आप गौर से देखिए। तो क्या गौर से देखना है सर, ए बराबर आर साइन अल्फा है, ठीक है सर। अब बी बराबर आर कॉस अल्फा है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां ए बाय बी हो जाएगा, यहां से आर आर कैंसिल हो जाएगा और साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा टेन अल्फा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से बच्चों अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स ए बाय बी हो जाएगा, है ना। यानी पूरा क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। दिखा आपको? चलिए दिखा कि नहीं दिखा, एक बार शुरू से दिखा दें आपको। यहां से क्वेश्चन था हमारा, है ना। चलिए देख लिए। फिर यहां आइए, चलिए इस सेक्शन को देख लीजिए।
कंप्लीट। चलिए फिर इस सेक्शन को देख लीजिए। ओके, फिर इस सेक्शन को देख लीजिए, है ना। यानी हमारा अल्फा का वैल्यू जो है tan इनवर्स ए बाय बी निकला है बच्चों, tan इनवर्स ए बाय बी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चले अगले सवाल की तरफ। चलो सर, आइए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ये, हाँ यही है। चलिए फिर से एक इंटीग्रेशन है, कैसे बनेगा ध्यान दिया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन सेक स्क्वायर tan इनवर्स x है, कैसे बनेगा। ये तो सिंपल कन्वर्जन पर है। एक काम करते हैं, इसे tan इनवर्स x को इनवर्स ट्रिगो का प्रयोग करके हम इसे सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे सर, चलिए आइए बताते हैं आपको। हम आपको पता है कि tan इनवर्स x को हम चाहें तो x बाय 1 समझ सकते हैं, बिल्कुल। और tan इनवर्स के आर्गुमेंट को सिंपल tan कहा जाता है, और सिंपल tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हाइपोटेनस की कमी है तो आपको पता है यहां से हाइपोटेनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, आराम से इसको सेक में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट करिए। तो सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स के अंदर सिंपल सेक लिखाएंगे, और सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस होता है जो 1 है। तो सिंपल है, वही चीज यहां पर लगा दीजिए। कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा, ये क्या सर अजीब इंटीग्रेशन का साइन डाल रहे हो। चलिए आइए, तो tan इनवर्स x को अब हम सेक इनवर्स क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए अब गौर से देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। dx, क्या ये जो सेक स्क्वायर है ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है, सेक ऑफ सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, है ना। बच्चों घबराइए नहीं, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का होल स्क्वायर, वही तो किए हैं, सही है। अब इनवर्स ट्रिगो का रूल आपको पता है, ये सिंपल सेक है, ये इनवर्स में, तो दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बगल में dx। और आपको पता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, खत्म। हुआ कि नहीं, मतलब बाहर में सेक था तो अंदर भी हम सेक लगा दिए कन्वर्जन रूल लगा करके, फिर दोनों आपस में खत्म हो गया और नॉर्मल इंटीग्रेशन हमारा हो गया, यानी tan इनवर्स ये। चलिए हो गया क्या, बढ़े। चलो 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 आगे की तरफ। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है बच्चों, ये व्हाट इज द एरिया ऑफ द इलिप्स। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। कैसे सर, इलिप्स इसी प्रकार का होता है ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। द एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स बच्चों, इलिप्स, इलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी। तो सिंपल है, अभी वाला जो इलिप्स है ये, इसको आप पहले ओरिजिनल फॉर्म बना लीजिए। कैसे, अगर हम इसको चाहें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 लिख सकते हैं इक्वल टू 1। सही जा रहे हो सर। एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। साफ क्लियर है कि a का वैल्यू बच्चों 1/2 और b का वैल्यू 1/3 आ गया। अब रख दीजिए, एरिया निकल जाएगा।
तो पाई ए के जगह पे है 1/2, बी के जगह पे है 1/3, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया, पाई/6। खत्म। खत्म। समझ रहे हो कितना आसान है। एरिया का फॉर्मूला है, एकदम ट्रिकी, याद रखिएगा तुरंत निकल जाएगा। इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला है, करेक्ट है। तो आइए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ा जाए आगे क्या, है ना। चलिए अगले सवाल के, अब अगले सवाल से मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैसे बनेगा ध्यान दिया जाए, ये सोचिए। तब तक आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर बना के खुद से ट्राई करिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। बनेगा क्या? हाँ सर, कुछ लोग तो बना भी लिए होंगे शायद। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसे हम आई मान लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला, एक्स को हटा के दोनों लिमिट का सम, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स रखने वाला, मतलब एक्स के जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स रखने वाला प्रॉपर्टी होता है ना, वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, लगा दीजिए। तो एक्स को हटा के रखना है हमें क्या, साइन 2, एक्स के जगह पर रखना है पाई/2 माइनस एक्स, रख दीजिए एक्स के जगह पे पाई/2 माइनस एक्स। अब बगल में लॉग कॉट, यहां भी एक्स के जगह पे हमें रखना है पाई/2 माइनस एक्स। सही है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करिए आगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा जाता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। ये 0 से पाई/2 हो गया बच्चों। साइन अंदर 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये पाई-2x हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग और ये कॉट 90 माइनस एक्स आपको पता है 10x हो जाना है। ठीक है, ये भी सही है। एक स्टेप और कर लेते हैं बच्चों, i इक्वल टू 0 टू पाई/2, साइन पाई माइनस एक्स आपको पता है साइन एक्स होता है, तो ये साइन 2x हो जाएगा। और बगल में log 10x तो पहले से बैठा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन जो मान है उसको, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद थोड़ा सॉल्यूशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको, उन दोनों को हम लोग को ऐड कर देते हैं। हम लोग उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी अप्लाई किए, थोड़ा सॉल्व किए, अब दोनों को ऐड करिए, है ना। रूल तो यही है, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, LHS LHS ऐड होगा तो I और I बच्चों कितना 2i, दोनों तरफ RHS में 0 से पाई/2 बैठा हुआ है। ठीक है, कॉमन हो गया इंटीग्रेशन का साइन। साइन 2x log cot x है फर्स्ट में, और सेकंड में साइन 2x log 10x है। मतलब साइन 2x दोनों में था तो हम डायरेक्ट कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से log cot x बनेगा और प्लस यहां से log 10x बनेगा। सही है, ओके। चलिए dx है ना, थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लिए। चलिए 2i 0 टू पाई/2 साइन 2x, और आपको पता है ये log m प्लस n है, तो log m इंटू n होता है फॉर्मूला log m प्लस n का, है ना। log m प्लस log n को बच्चों हम चाहें तो log m इंटू n तो लिख ही सकते हैं। यस सर, तो log cot x इंटू 10x लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो 2y इक्वल टू 0 टू पाई/2 साइन 2x। अब थोड़ा गौर से देखिए, cot इंटू 10 तो 1 होता है। cot को अगर 1/10 लिखोगे तो 10 10 कट जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब log 1। और सबको पता होना चाहिए बच्चों की log 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर ये वाला वैल्यू 0 आ गया, log 1 का ये वाला वैल्यू अगर 0 आ गया,
तब तो पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल है, 2i इक्वल टू 0 तो i इक्वल टू b कितना हो जाएगा 0। ये तो प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई किया तो कैंसिल 0 हो गया जी। नहीं जी, तब तक हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया बच्चों 0, एकदम सिंपल सा। समझ रहे हो? जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई किए, थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, तो ये लास्ट में log 1 आ गया और log 1 का वैल्यू हम लोग को पता है कि 0 होता है और ये आंसर खत्म हो गया। सही है। चलिए बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, ये गौर से देखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया है जो आपको हर एक वीडियो के लास्ट में दिखेगा, मैथ्स मौसम ट्यूशन करके। ये जो ऑनलाइन सेक्शन है, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। ठीक है, ये ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर की तरह होगा जो आप घर बैठे आप कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। कोई बच्चे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां डॉट आए, स्कूल में पढ़ रहे हो या कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि सर हम करना, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, MMT के माध्यम से, मैथ्स मौसम ट्यूशन के माध्यम से। ये ओनली ऑनलाइन है। ठीक है, और उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर प्रचार कर लिए आप। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है, इसका हमें डिग्री चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे, आइए डिग्री फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा जो क्वेश्चन है लिख लीजिए। तो ये d3y अपॉन dx क्यूब का होल पावर 2/3। अब बाकी को ना RHS में ट्रांसफर कर दो, तो RHS में जाएगा तो ये -4 प्लस 3d2y/dx² प्लस 5dy/dx हो जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए हम किए बच्चों क्योंकि डिग्री निकालने के लिए हर एक जगह पावर जो है वो होल नंबर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2/3 ये जो पावर है वो होल नंबर में नहीं था, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो 2/3 को होल नंबर बनाने के लिए नीचे से 3 हटाना पड़ेगा। तो नीचे से 3 हटाने के लिए दोनों तरफ हम होल क्यूब कर देते हैं। तो बच्चों अगर इस तरफ होल क्यूब करेंगे तो पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, नीचे में सर गलती लिख रहे हो आप, सर गलती लिख रहे हो, यहां पर 3 है, हाँ यहां पे 3 है। ठीक है, चल अब होल क्यूब नीचे से 3 हटाने के लिए होल क्यूब करना पड़ेगा, तो यहां का 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। और इस तरफ -4 प्लस 3d2y/dx² प्लस 5dy/dx का क्या हो जाएगा बच्चों, होल क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब ऐसे। सही है ना। ठीक है, अब हर एक जगह पावर क्या हो गया, होल नंबर में हो गया। अब डिग्री, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ढूंढिए, ये है थर्ड डिग्री, ये है सेकेंड डेरिवेटिव और ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। ये है थर्ड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट तो यही है, तो इसका पावर कितना है, इसका पावर है 2, तो डिग्री हमारा कितना हुआ 2। ठीक है, इसका ऑर्डर पूछता तो सबको पता है, इसका ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर हमारा कितना होता, ऑर्डर हमारा 3 होता। ऑर्डर बोलते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहा जाता है, और हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। तो डिग्री हमारा 2 हुआ और ऑर्डर हमारा 3 हुआ। तो फिलहाल हमसे डिग्री पूछा हुआ था, तो डिग्री हमारा जो है 2 हो गया। कोई समस्या है आपको? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये चलिए सही है। क्या कहता है, व्हाट डज द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y इंटू dy/dx प्लस x इक्वल टू k, और बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन
इसमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? 4 गो ऑप्शन लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको तो लगता है ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू ही सॉल्व हो जाना है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब आपको पता है, सारे फॉर्मेट को एक तरफ कर लीजिए। पहले इसको हम k माइनस एक्स लिख लेते हैं। यस सर। अब dx को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो y dy बराबर कितना हो जाएगा? k माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। चलिए k का इंटीग्रेशन हो जाएगा k एक्स, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ठीक है, थोड़ा इसे सॉल्व कर लें। चलिए y स्क्वायर बाई 2, इस तरफ अगर हम एलसीएम ले लेते तो एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2kx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c हो जाएगा। ये 2 से 2 2 कैंसिल हो गया बच्चों। तो x सबको इधर ले आइए एलएचएस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2kx और माइनस 2c इक्वल टू 0। ये मतलब आपने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट वेरिएबल सेपरेबल लगा के सॉल्व किया। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है बच्चों dy वाले को और dx वाले को एक तरफ कर लेना है, जिधर dy रहेगा उधर y ले आना है, जिधर dx रहेगा उधर x ले जाना है, अब फिर इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो हमको ये रिजल्ट आया। अब आप इस रिजल्ट को थोड़ा गौर से देखें तो ये किसका लग रहा है इक्वेशन? ये तो साफ साफ इक्वेशन दिख रहा है बच्चों कि ये तो सर्कल का इक्वेशन है, क्योंकि सर्कल में ही एक्स सर्कल का जो इक्वेशन है आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की इक्वल होता है ना। ये है सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपका ये कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है, ये सर्कल है। ये बात तो पक्का है कि ये सर्कल है, सर्कल है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है। अच्छा, 3 ऑप्शन में सर्कल है। एक का सेंटर y एक्सिस पर बोल रहा है, एक का सेंटर x एक्सिस पर बोल रहा है, और एक बोल रहा है कि x एक्सिस को टच करेगा वैसा सर्कल। अच्छा देख लेते हैं, तो सेंटर निकाल के देखिए। तो बच्चों किसी भी सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। ये होता है सर्कल के सेंटर का फॉर्मूला। तो -1/2 x का कोफिशिएंट -2k है, -1/2 y का कोफिशिएंट, y वाला टर्म तो है ही नहीं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर y स्क्वायर, नहीं y स्क्वायर नहीं चाहिए, y वाला टर्म चाहिए। तो y वाला टर्म तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना दिखेगा? ये k,0 दिखेगा, और k,0 साफ बता रहा है कि सेंटर x पर है, y पर नहीं। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर x एक्सिस के ऊपर है। सर्कल, ए फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन x एक्सिस। मतलब सिंपल सा था क्वेश्चन, ये बस पहचानना था। पहचान लिए क्या? कोई दिक्कत? देख लीजिए, बहुत सारे इसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। सही है, चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये एक सुंदर सा क्वेश्चन में कहता है कि A इंटू बी 2 मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट दिया है बच्चों। क्या 2 मैट्रिक्स उसका प्रोडक्ट दिया है 4 4 11 5। ठीक है, और मैट्रिक्स ए का वैल्यू भी दिया हुआ है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। अच्छा, मतलब हमसे मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। मतलब अगर मैट्रिक्स बी निकल गया तो डिटर्मिनेंट भी निकल जाएगा। तो बच्चों यहां से बी कैसे निकलेगा? यहां से बी बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इंटू 4 4 11 11 5, क्योंकि यहां से ए मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड वाला ही रूप किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैट्रिक्स में इनवर्स का रूप ले लेता है।
यानी अगर मैट्रिक्स बी निकालना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और बच्चों ए इनवर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 / डिटर्मिनेंट इनटू उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। याद है क्या? एडजॉइंट मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उस 1 / डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं। तो चलिए आपके सामने में सारा चीज दिया है। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया है 3 1 2 2। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट तो सिंपल है, बस मैट्रिक्स का साइन हटा के डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है। सॉल्व करने आता ही है, 3 2 जा 6 और ये हमारा 4 आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। हमें एडजॉइंट चाहिए, तो बच्चों ये तो शॉर्टकट तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना हो, ध्यान से सुना जाए, सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालना हो तो डायगोनल वाले को पलट दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर बदलते हैं। डायगोनल, डायगोनल वाला ये होता है, ये है डायगोनल, ठीक है, ट्रिक है ये। डायगोनल वाले को पलट दीजिए तो 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। और नॉन डायगोनल वाले को पलट के साइन भी बदल दीजिए, मतलब ये वाला जो है 2 1 जो बच गया तो यहां पर हो जाएगा -1 और यहां पे हो जाएगा -2। नहीं समझे? देखिए अगर मान लिया जाए कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ध्यान से देखिए, कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी डी, इसका कहा जाए एडजॉइंट निकालने, तो इसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान है बच्चों। इसका नाम चलो मान लेते थे बी दे देते हैं। तो एडजॉइंट निकालना हो तो डायगोनल वाले को पलट देते हैं, तो डायगोनल वाला ए डी हुआ तो पलट के डी ए आएगा, और जो बच गया नॉन डायगोनल उसका साइन बदल देते हैं पलट करके, ठीक है। तो वो हो जाएगा यहां पर -b और यहां पर कितना हो जाएगा -c। हो गया, समझ रहे हो? समझे क्या हमारा बात कि नहीं समझे? सर समझ गए, ठीक है। डायगोनल वाले को पलट के और नॉन डायगोनल वाले को पलट के साइन भी बदल देना है, करेक्ट है? ओके, बढ़े आगे। चलिए अब एडजॉइंट निकल गया तो आराम से यहां रख दीजिए 1 / डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आपका 4 आ चुका है और एडजॉइंट हमारा कितना है 2 -2 -1 और 3 हो गया, ठीक है। अब इसी को आप इसमें पुट कर दीजिए इस जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। फ्रॉम फर्स्ट b बराबर कितना था हमारा ए इनवर्स, ए इनवर्स का जो वैल्यू है 1/4 इंटू 2 -2 -1 3 इंटू कितना है 4 4 11 और 5। चलिए अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना बच्चों आप लोगों को आता है, रो से कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करके लिखते हैं, है ना, करते हैं ना रो से कॉलम। चलिए पहला रो को पहला कॉलम से करिएगा तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और -1 को 4 से करिएगा तो 4, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। अब इसी पहला रो को दूसरे कॉलम से करिए तो 22 और -5, तो 22 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों 17, ठीक है। चलिए अब पहला रो का दोनों से हो गया, अब सेकंड का करिए, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करिएगा तो ये -8 और 12, -8 और 12 8 बचेगा, सॉरी -8 में से 12 जाएगा तो 4 ना बचेगा, ठीक है। -8 में 12 ऐड करेंगे तो, ठीक है। देख लीजिए आप लोग को लगता है थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, देखिए हम इस रो को पहले इस कॉलम से किए फिर इस कॉलम से किए, फिर उसी प्रकार इस रो को हम इस कॉलम से करेंगे और इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। चलिए और ऐड करके लिखते भी चले जा रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा -22 और 15, कितना हो जाएगा -22 और 15 हो जाएगा -7, हो गया, सॉल्व कर दीजिए। अब 1/4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये 17/4 हो जाएगा और ये -7/4 हो जाएगा, बस बात खत्म। b का वैल्यू आ गया, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो b का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बस ये डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, 17/4 7/4, चलिए कितना, सॉरी माइनस, तो ये हो जाएगा -7/4 और ये हो जाएगा -17/4, तो ऊपर हो जाएगा -24/4, यानी कितना आ जाएगा -6, खत्म। यानी मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट है वो -6 के इक्वल आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सही है क्या, है ना। तो थोड़ा यहां पर एक शॉर्टकट तरीका हम अपनाए हैं, थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग फिर से अगले सेक्शन में भी करेंगे, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बहुत ही अच्छा चीज है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। डायगोनल वाले को पलट दीजिएगा और जो नॉन डायगोनल रहेगा उसको पलट के साइन बदल दीजिएगा, ठीक है। बस उसके बाद तो सिंपल यहां पर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए, यहां पे पहुंच गए। फिर 1/4 से मल्टीप्लाई सब में करना था तो सब में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिए और आंसर हमारा जो है -6 आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, ठीक है। देखिए, रीड करिए इस क्वेश्चन को फिर से, ये मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 है, तब बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि a मस्ट बी नल मैट्रिक्स, ना, a नल मैट्रिक्स होगा ये कोई जरूरी थोड़ी ना है, तबे a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 होगा। देखो तो एक मैट्रिक्स A ले लेते हैं, 2 3 3 2 का, ठीक है। इसको अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, है ना। लेकिन इन दोनों को माइनस करके देखो तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों को माइनस करके 0 आया तो कोई जरूरी थोड़ी ना हुआ कि ये नल मैट्रिक्स ही है। तो बिना नल मैट्रिक्स के भी तो a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। a मस्ट बी यूनिट मैट्रिक्स, बताइए तो a माइनस ए का ट्रांसपोज 0 हुआ तो क्या a हमारा यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स देखने में तो ऐसा होता है, ऐसा। अलग बात है कि यूनिट मैट्रिक रखने से भी 0 हो जाएगा, लेकिन मस्ट जो लगा दिया है ना वही गड़बड़ है। मस्ट का मतलब कि सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स ही इसको 0 बना सकता है, ऐसा बात तो नहीं है, तो ये वाला भी गलत है। ए मस्ट बी स्केलर मैट्रिक्स, ये बात भी गलत है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो, कुछ भी हो लेकिन डायगोनल वाला सेम हो। हाँ, अलग बात है, इसको ट्रांसपोज करेंगे फिर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन गारंटी तो नहीं कह सकते कि हमेशा स्केलर पे ही 0 आएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, है ना। पूछा कौन सा करेक्ट है, तो कोई भी ऊपर वाला करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। मस्ट नहीं लगाता तब सही था, मस्ट लगा के जो है गलती कर दी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले सवाल में मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, अच्छा ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड, 5 हेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और 7 टेल। अच्छा, 5 हेड और 7 टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कितना फ्लिप में, 12 फ्लिप में, ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। बैलेंस्ड कॉइन का मतलब हुआ एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है, ये श्योर है, गारंटी है, जिसको हम लोग फेयर कॉइन भी बोलते हैं। मतलब समझ रहे हो, एक सिक्का है जिसको टोटल 12 बार उछाला गया है, मतलब n = 12, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है 12 है।
जिसमें नंबर ऑफ हेड नहीं लिखो, इससे अच्छा होगा कि इसको ऐसे लिखो। एक सिक्का को 12 बार उछाला गया है, तो कहता है कि 12 बार में 5 बार हेड आएगा और 7 बार टेल आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बच्चों सिंपल सी बात है। कैसे? तो ये तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हो गया जी। आपको पता है ना कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ 12 बार और हमसे हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में पी का यूज करते हैं। आपको पता है पी का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन वन ट्रायल। मतलब पहला ट्रायल में, मतलब जब कॉइन एक बार उछला होगा तो हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2। क्यू क्यू का वैल्यू होता है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी, पी को 1/2, तो ये हमारा 1/2 आ गया, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कितने हेड चाहिए हमको? 5 हेड। 5 हेड का मतलब हुआ, याद है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में एक और टर्म डिफाइंड होता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं, तो यानी आर का वैल्यू 5 दे दिया है। तो आपको याद होना चाहिए कि P ऑफ R इक्वल टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। सही है, रख दीजिए सबका वैल्यू। N के जगह पे हमारा कितना है? 12C5। P के जगह पे 1/2, R के जगह पे 5, फिर से Q के जगह पे 1/2, और ये कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 5। तो अगर हम फाइनली सॉल्व करें तो ये 12C5 हो जाएगा बच्चों। ये 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 के पावर 7, यानी कितने हो जाएंगे? 12C, हाँ कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 12C5 इंटू 1/2 के पावर 12, ये हुआ, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आंसर मिलाइए तो 12C5 बाई ये ऑप्शन नंबर डी, ये 12C5 है ना। हम लोग बच्चों CNR का मतलब NCR भी होता है ना। तो ये हो जाएगा 12C5 अब बाई 2 टू दी पावर 12, है ना, वही नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा रहा था। नहीं चलें, चल अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए हमको लग रहा है कि एक एक बार जो है आप लोग प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है ना। सवाल जरूर बना, PYQ अगर आप प्रैक्टिस करने आए हैं तो पक्का है कि थ्योरी एक बार तो पढ़े होंगे। ये जो चीज हम बोल रहे हैं इन चीजों से आपको मुलाकात हुआ होगा, है ना। उसी में थोड़े से मेरा मदद ये रहेगा कि हम आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं कि कैसे बनाएंगे, कैसे जल्दी बनाएंगे, वो सब चीजें हम आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। और एक और भी बात, फिर से एक छोटा सा, जैसे कहोगे सर आप ऐड करते हो, देखो ये एक मतलब आपके स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है ना। ये एक चीज हम शुरू किए हैं, ये ऑनलाइन है, ओनली ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन। ये ऑनलाइन मैथ्स मौसम ट्यूशन है। तो इस प्रकार के बच्चे जो हैं, जो भी अगर हैं, वो इस टाइप के लोगों के लिए है ये, जो जैसा इंटरेस्ट रखते हैं वैसा वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो हम लोग बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की। क्या है ये क्वेश्चन बच्चों? देखिए तो थोड़ा सा अच्छे से रीड करिए सवाल को। कहता है 1 बैग कंटेन्स
5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अच्छा, एक बैग है जिसमें 5 व्हाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। एंड सेकेंड बैग कंटेंस, और एक दूसरा बैग है जिसमें 2 व्हाइट हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, इतना तो लिखा हुआ है। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड प्लेस्ड अनसीन इन द सेकेंड बैग। अच्छा, ये है बच्चों पहला बैग, ये है दूसरा बैग। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला बैग से एक बॉल बिना देखे उठा के दूसरे बैग में रखना है ना। अब थोड़ा सुनिए, अच्छे ढंग से सुनिएगा। आइए, अब शुरू हुआ कहानी। ये है बच्चों हमारा पहला बैग। ठीक है, अब इस बैग से एक बॉल उठा के दूसरे बैग में रखना है ना। तो दूसरा बैग चलो हम यहां पे बना लेते हैं यहां पर। तो बच्चों दूसरा बैग में तो बॉल 2 टाइप का जा सकता है। हो सकता है पहला बैग से एक बॉल व्हाइट वाला चला गया, या हो सकता है कि पहला बैग से एक बॉल ब्लैक वाला चला जाए, है ना। क्योंकि तो बिना देखे बॉल डालना है। फर्स्ट बैग से एक बॉल उठा के सेकंड बैग में डालना है बिना देखे। तो वो तो व्हाइट वाला भी जा सकता है और ब्लैक वाला भी जा सकता है। तो थोड़ा सोचो, अगर व्हाइट वाला बॉल चला गया तो सेकंड बैग का स्थिति कैसा हो जाएगा? 3 व्हाइट हो जाएंगे और 4 ब्लैक हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्लैक वाला चला गया तो सेकंड बैग का हाल हो जाएगा 2 ब्लैक और 2 व्हाइट और 5 ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो बताइए, तो फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में व्हाइट बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8। फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। समझ रहे हो? यहां तक तो बात क्लियर है। अब आगे पढ़ो। What is the probability that a ball not drawn from the second bag is black? मतलब पहला बैग से एक बॉल उठा के दूसरे बैग में डाल दिए। अब दूसरे बैग से एक बॉल निकालना है, लेकिन वो बॉल ब्लैक हो जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो चलो, पहला बैग से पहला बैग से दूसरा बैग में जब व्हाइट डालें तो इसमें ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ब्लैक है 4 और टोटल है हमारा 7। ठीक है, समझ रहे हो? पहला बैग से दूसरा बैग में अगर व्हाइट बॉल डालेंगे तो ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/7। ब्लैक बॉल का इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन हमसे ब्लैक बॉल का ही पूछा था। और सोचो, पहला बैग से दूसरा बैग में अगर ब्लैक डाल देते हैं तब ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/7। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, सबसे पहले तो पहला बैग से जो बॉल ट्रांसफर करेंगे वो व्हाइट वाला भी हो सकता है और ब्लैक वाला भी हो सकता है। तो व्हाइट वाला बॉल ट्रांसफर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। ब्लैक वाला ट्रांसफर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। व्हाइट वाला जब उसमें चला जाएगा तो 3 व्हाइट 4 ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक वाला जब सेकंड में आ जाएगा तो 2 व्हाइट 5 ब्लैक हो जाएगा। तो जहां बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में बॉल डालने के बाद ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी ये, ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी ये। तो बताइए टोटल प्रोबेबिलिटी है बच्चों। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आराम से इस 5/8 को इस 4/7 से मल्टीप्लाई करिए। तो 5/8 इंटू 4/7, ये ट्रिक है। फिर प्लस इस 3/8 को उससे मल्टीप्लाई करिए 5/7 से। 5/7 नहीं था, यहाँ पे शुरू में 4/7 था, यहाँ पर 4/7 था। ठीक है ना।
इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, 5/7 हो जाएगा। ये टोटल पॉइंटी का क्वेश्चन है। तो कितना आ गया बच्चों? 20/56 अब प्लस 15/56। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो 35/56 आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो? पहले बॉल ट्रांसफर किए, फिर बॉल ट्रांसफर होने का पॉइंटी भी लिखते चले गए, फिर ट्रांसफर होने के बाद ब्लैक होने की क्या पॉइंटी होगा उसको भी लिख लिए, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल। ऑप्शन नंबर बी हुआ करेक्ट। सही है। और भी क्वेश्चन हम इसी टाइप के करवाएंगे, अभी चिंता नहीं करिएगा, और भी नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे उसमें, है ना। तो चलिए आज का इतना ही पे रखते हैं, क्योंकि आज का सेक्शन पूरा हो गया। अब अगले सेक्शन में मुलाकात करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए।